हेलो फ्रेंड्स, आज हम लुईस द्वारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो हम BF3 का समझने वाले हैं। सबसे पहले हमारे को इनका क्या निकालना पड़ता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो उस परमाणु के सबसे बाहर वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो B है इसका परमाणु क्रमांक होता है 5 और इसके अंदर वाले में 2 और बाहर वाले में कितने रहते हैं, 3। तो इसका क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है। और यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसका संयोजकता होता है 7। तो यहाँ पर कितने हैं, 3। तो इसको हमने 3 से गुणा कर दिया और यहाँ पर कितने आ गए, 21 आ गए हैं, सॉरी। तो अब यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इनको यहाँ पर जमाने की कोशिश करते हैं, इनकी संरचना बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने B को तो रखा बीच में और चारों तरफ रखा हमने F और F। हमने इनको F को ऐसे ही क्यों रखा वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, क्योंकि हम इनको ऐसे भी तो हम इनको रख सकते थे। तो यहाँ पर अब देखिए, यानी कुल हमारे पास में 24 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, क्योंकि बिना एकल बंध के तो कोई भी अणु बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। इसका मतलब जो 24 हैं, 24 में से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो हम लगा चुके हैं। अब हमारे को 18 इलेक्ट्रॉन को लगाने हैं। अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले जो बाहर वाले परमाणु हैं उनका जो अष्टक वो पूरा करना रहता है। तो जो फ्लोरीन है इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अब इसको कितने की ज़रूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की। तो इन 18 में से हमने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हमने, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर इसको दे दिए हैं। तो इसका मतलब तीनों फ्लोरीन ने 18 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो यानी 6 × 18। इसका मतलब अब हमारे पास में जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उनमें से कोई भी नहीं बचा। यदि उनमें से कोई भी बचता तो हम उसको कहाँ पर लगाते, यहाँ पर। तो अब हम ये देखते हैं क्या इसका भी संयोजकता जो है वो पूरी हो चुकी, यानी अष्टक नियम को पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले रहे और 2 ये रहे और 2 ये वाले रहे। यानी इस बोरोन के पास में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। होने कितने चाहिए अष्टक नियम के हिसाब से, 8 होने चाहिए। इसका मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है फ्रेंड्स, कमी है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की यहाँ पर कमी है। और यहाँ पर जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है वो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं, और जो लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अम्ल के नाम से कहते हैं फ्रेंड्स। तो यदि लुईस अम्ल हमने क्यों कहा, क्योंकि ये परिभाषा लुईस के द्वारा दी गई थी, इसलिए हमने इनको लुईस अम्ल कहा। वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या रहती है, कमी, और या फिर वे जो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स दूसरा देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अब हम देखने वाले हैं NH3 का। NH3 में क्या है, इसके पहले हम इनका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो निकालते हैं। आयन का कितना होता है, 5 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पर 3 है तो कितने हो गए, 3। और यहाँ पर कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स कितने हो गए, 8। अब हम यहाँ पर भी इनकी संरचना बनाते हैं। तो N हम लगाते हैं और यहाँ पर 3H हमने यहाँ पर ऐसे नीचे लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर 3 थे। नीचे ही क्यों लगाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 2 2 2, इसका मतलब 8 कुल इलेक्ट्रॉन थे। जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर लग गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब, 2। और हमने देखा इनका जो कोष है वो भी पूरा हो चुका है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उनके कोष में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इनको तो कोई इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो किसको देंगे, वो इस वाले को, इस N को देंगे हम। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रख दिए हैं। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन अब किसके साथ में बंध बनाए, क्योंकि इनके साथ में कोई बंध बनाने वाला है ही नहीं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म। और जिनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सार के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनके पास में एक्स्ट्रा होता है इलेक्ट्रॉन युग्म वो क्या कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इनको लुईस सार कहा, क्योंकि लुईस के द्वारा दिया गया था। तो वे यौगिक जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, अधिकता रहती है, या फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं।
तो इस तरह से हमने इनकी संरचना को समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि इनकी संरचना ऐसी ही क्यों बनी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंध बना है, यहाँ पर जैसा बंध बना है वैसा ही यहाँ पर इस फ्लोरीन के साथ में और इस फ्लोरीन के साथ में बंध बना है। अब तीनों ही क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इनमें क्या है, यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। तो इसलिए ये ऐसी जगह पर बैठना चाहते हैं जहाँ पर प्रतिकर्षण क्या हो, सबसे कम हो, क्योंकि ज़्यादा दूरी होगी तो प्रतिकर्षण कम से कम होगा। इसलिए एक ऐसे बैठता है तो दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे बैठता है। तो इस वजह से इनकी जो संरचना है वो ऐसी बनती है, बी एफ एफ और ऐसे इनकी संरचना बनती है। अब हम देखते हैं कि NH3 की जो संरचना है वो ऐसी क्यों बनती है। इसके लिए हम ऐसे समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके और इसके बीच में भी यहाँ पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर भी प्रतिकर्षण हो रहा है और यहाँ पर भी प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिकर्षण हो रहा है यहाँ पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रतिकर्षण होता है वो इनके कंपेयर में ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन थोड़ा पास में आ जाते हैं और ये इनसे थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि इनका प्रतिकर्षण क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि ज़्यादा होता है, और इनका जो प्रतिकर्षण होता है वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से इनकी संरचना ऐसी बन जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने लुईस अम्ल और क्षार को भी हमने पढ़ लिया है। ओके फ्रेंड्स।